तो स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य से संबंधित है। जो छात्र हमारे हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जो है इसको प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 31 से 60 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों 61 के बाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 61 से। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 61 में पूछा गया कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही आईएमपी हैं। आप प्रश्नोत्तरी लेकर इनको लिख करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। प्रश्न कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम और दोस्तों बोधा। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार है, कवित रत्नाकर के रचनाकार दोस्तों सेनापति हैं। तो सेनापति जो है दोस्तों रीतिकाल के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। भगवान राम की जो इन्होंने कथा को दोस्तों ब्रज भाषा में वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों मदनाष्टक के रचयिता का नाम बताना दोस्तों। केशवदास, रसखान, रहीम और दोस्तों नरोत्तम दास। तो दोस्तों जो मदनाष्टक के रचयिता हैं दोस्तों रहीमदास जी हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों इनकी और भी रचनाएं हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों मदनाष्टक है, रास पंचादाई है और श्रृंगार सस्सई। ये भी दोस्तों रहीम की अन्य रचनाएं हैं, इनको भी आप याद कर लें। प्रश्न क्रमांक 63 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक बताया दोस्तों। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का समय है दोस्तों वो बताया था 1700 से दोस्तों 1900 विक्रम संवत में को जो है रीतिकाल या दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से दोस्तों बताया। दोस्तों इसका समय उन्होंने 1700 से 1900 निर्धारित किया था दोस्तों रीतिकाल जो है जो उत्तर मध्यकाल होता है वो रीतिकाल कहा जाता है। और दोस्तों इसमें जो है लक्षण ग्रंथों को प्रमुख रूप से लिखा गया है, इसलिए दोस्तों इसका नाम रीति की प्रधानता के कारण दोस्तों इसका रीतिकाल नाम पड़ा। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है दोस्तों, 64वां प्रश्न है। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है रीतिकाल में दोस्तों श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण दोस्तों इसका एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी दोस्तों रखा गया है। और इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संबंध है। और दोस्तों इसके प्रमुख केशवदास, बिहारी, मतीराम और भूषण है। दोस्तों रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि दोस्तों अपने प्रकृति चित्रण के लिए दोस्तों विख्यात है। तो दोस्तों जैसा कि पता है रीतिकाल के जो सेनापति थे दोस्तों ये प्रकृति चित्रण के लिए दोस्तों मशहूर थे। ये प्रकृति चित्रण के नाम से दोस्तों विख्यात थे जो सेनापति। और दोस्तों इनकी जो रचना का नाम हमने आपको ऊपर बताया था, कवित रत्नाकर इनकी जो है दोस्तों एक प्रमुख रचना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकृति चित्रण के लिए दोस्तों बहुत ही मशहूर थे सेनापति जी। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन सा दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 66 में गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। तो दोस्तों गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। जो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी ने दोस्तों प्रवर्तन किया था दोस्तों। इन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया था मध्वाचार्य ने। और स्वामी हरदास ने हरदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अर्थशास्त्र के कवियों की संख्या कितनी थी दोस्तों। अर्थशास्त्र के कवियों की संख्या 8 थी। अर्थशास्त्र में दोस्तों 8 कवि थे। और दोस्तों ये जो 8 कवि थे इसमें जो है 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य दोस्तों विट्ठलनाथ के थे। इन्होंने दोस्तों विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में दोस्तों अर्थशास्त्र की स्थापना की थी, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान दोस्तों करते थे ये 8 कवि दोस्तों। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 68 में देखते हैं दोस्तों। आपको याद रखना दोस्तों अर्थशास्त्र की स्थापना 1565 में हुई थी और विट्ठलनाथ जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 68 में सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना दोस्तों। तो दोस्तों सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है दोस्तों अनुराग वासरी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों अनुराग वासरी अवधी भाषा में लिखी है। और दोस्तों इनकी एक अन्य रचना का नाम है इंद्रावती भी है, जो इनकी रचना है
है। संत कवि गुरुदास देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ और ननकाना साहब। तो दोस्तों संत कवि जो गुरु नानक का जन्म दोस्तों वो तलवंडी में हुआ था। दोस्तों तलवंडी जो है दोस्तों जो है वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और दोस्तों ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। और ये सिख धर्म के दोस्तों क्या थे? संस्थापक थे गुरु नानक देव। इसके बाद तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट घोषित किया? तो दोस्तों श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट दोस्तों सूरदास जी को कहा जाता है। और दोस्तों ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं दोस्तों सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और दोस्तों भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? दोस्तों बताना है पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तर भारत। तो दोस्तों बताना भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो जैसा कि पता है दोस्तों भक्ति का प्रारंभ दोस्तों दक्षिण भारत से होता है और इसकी शुरुआत दोस्तों अलवार और नैनार नामक संतों द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? मंजन, कुतुबन, उस्मान और शेख नबी। तो दोस्तों ज्ञानदीप के रचनाकार दोस्तों शेख नबी हैं, इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मधुमालती के रचनाकार दोस्तों मंजन हैं, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। मृगावती के रचनाकार दोस्तों कुतुबन हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से याद। और उस्मान जो है चित्रावली की रचना है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में है? दोस्तों बताना सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह किस काव्य ग्रंथ में किया गया? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूरदास के दृष्टिकूट पद हैं दोस्तों वो साहित्य लहरी में है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों साहित्य लहरी। दोस्तों साहित्य लहरी दोस्तों 118 पद हैं, जिसमें दोस्तों सूरदास ने अपने वंश का भी वर्णन किया है और उन्होंने दोस्तों उन्होंने अपने को चंद्रवरदाई का वंशज माना है। ये भी है दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों सूरदास जो है 118 पदों की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें दोस्तों 118 पद हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? लुईपा, सवरपा, सरहपा और चंद्रवरदाई। तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है, इसका राइट आंसर दोस्तों है। और गणपति चंद्रगुप्त ने दोस्तों जो हिंदी का पहला कवि माना था शालिभद्र सूर्य को माना था। और राम कुमार वर्मा ने दोस्तों स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना था दोस्तों। सब इनको भी आप याद कर लें। मृगावती के रचनाकार कौन है दोस्तों? 75 में पूछा है मृगावती के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मृगावती के रचनाकार दोस्तों कुतुबन है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। और दोस्तों मुल्ला दाऊद ने दोस्तों चंदायन की रचना की थी। ये दोस्तों सूफी कवि थे, इसको भी आप याद रखते। और दोस्तों मधुमालती के रचनाकार दोस्तों मंजन है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों गोरखनाथ हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रणेता दोस्तों गोरखनाथ हैं। दोस्तों गोरखनाथ के जो दोस्तों गुरु थे दोस्तों वो थे दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ के दोस्तों गुरु थे आदिदेव अर्थात शिव। तो दोस्तों जिसको आप जानते हैं नाथ संप्रदाय के प्रणेता दोस्तों गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार कौन से हैं? दोस्तों बताना महापुराण के रचनाकार। तो दोस्तों महापुराण के रचनाकार दोस्तों पुष्पदंत हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। पुष्पदंत को दोस्तों अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं दोस्तों। इन्हें अपभ्रंश का व्यास के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अपभ्रंश का व्यास दोस्तों पूछा जाता है अपभ्रंश का व्यास कौन है? तो अपभ्रंश का व्यास दोस्तों पुष्पदंत कहा जाता है। इनकी रचना है दोस्तों हृदय कुमार चरियू और जसहर चरियू। इनकी अन्य रचनाएं हैं हृदय कुमार चरियू और जसहर चरियू, ये दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के में आधुनिक काल को और किस अन्य नाम से अभिहित किया? पृष्ठ क्रमांक 78 में दोस्तों बताना है रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक काल को और किस नाम से अभिहित किया? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने जो आधुनिक काल को दोस्तों गद्य काल के नाम से दोस्तों इसको अभिहित किया था। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 79 देखते हैं। 79 में क्या पूछा है? पृष्ठ क्रमांक 79 में पूछा गया दोस्तों इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया? दोस्तों बताना कौन सा ऐसा साहित्यकार था जिन्होंने दोस्तों अपने हिंदी साहित्य में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया? तो दोस्तों ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जरूर पढ़ लें आप लोग।
दोस्तों अगर आप जो है आगे नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। इसको आप ज़रूर देख लें दोस्तों। इससे प्रश्न तो दोस्तों बनते ही हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार? अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, उभय अलंकार और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्लेष अलंकार दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जहाँ शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है दोस्तों वो अर्थ अलंकार, और जहाँ शब्द और दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है दोस्तों उसे उभय अलंकार कहते हैं। रामधारी सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? प्रश्न क्रमांक 81 ने पूछा है, रामधारी सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय, 10वीं रति, उर्वशी और दोस्तों कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको, उर्वशी रचना पर दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों 1972 ईस्वी में। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों, उर्वशी। और दोस्तों इनको जो है 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी रचना के लिए, और संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहका सम्मान कब दिया गया दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 82 में पूछा गया, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहका सम्मान कब प्रदान किया गया दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 1987, 88, 1989, 90, 1991, 92, 1993, 94। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों 1989, 90। 1989, 90 में दोस्तों इनको दोस्तों सलाहका सम्मान मिला था। इसके बाद दोस्तों किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दोस्तों की दोस्तों स्थापना हुई थी वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, परंतु दोस्तों 1962 में दोस्तों ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, इसको भी आप याद रखें। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों इसको आप याद रख लें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1954 में दिए स्थापना हुई थी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ 1954 कर लें आप। इसके बाद दोस्तों महादेव वर्मा को किस रचना के लिए दोस्तों किस रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था? महादेव वर्मा को किस रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रेणुका, परमल, नीरजा और आंसू। प्रश्न क्रमांक 84 में। तो दोस्तों महादेव वर्मा को नीरजा काव्य संग्रह के लिए दोस्तों शेक्सपियर पुरस्कार दोस्तों इनको मिला था दोस्तों 1934 में पुरस्कार मिला था दोस्तों। महादेव वर्मा की रचना है दोस्तों निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना। दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक प्लस उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति अर्थात लोकोक्ति कहलाती है दोस्तों। इसमें बताना है नेकी का फल बदी, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना, अधूरा ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भलाई का बदला बुराई, इसका राइट आंसर दोस्तों नेकी का फल बदी, भलाई का बदला बुराई। इसके बाद दोस्तों हेत प्रीत से जो मिले तासु मिलिए धाय, ये उक्ति किस संत कवि की है? हेत प्रीत से जो मिले तासु मिलिए धाय, ये उक्ति किस संत कवि की है दोस्तों? बताना 86 की। तो दोस्तों ये पंक्ति दोस्तों कबीरदास की है, और दोस्तों इनकी कबीरदास की रचना का नाम बीजक है दोस्तों, और दोस्तों बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। बीजक के दोस्तों 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। दूर के ढोल सुहावने लगना दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पर निंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की दूर से ही अच्छी सुनाई देती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अनदेखी वस्तु भाना, जो वस्तु न देखी हो उसको पसंद आना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 88 में क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है अच्छा लिखना, सही लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो दोस्तों कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों बहुत अच्छा लिखना, ये मुहावरा दोस्तों। प्रश्न 89 देवासुर में कौन सा समास है दोस्तों? देवासुर का अगर विग्रह करेंगे तो देव और असुर, अर्थात जहाँ और शब्द का लोप होता है दोस्तों वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समाज में दोस्तों वह समाज है दोस्तों जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
तो दोस्तों और बीच में दोस्तों और शब्द का लोप होता है, तो दोस्तों इसको द्वंद्व समाज कहा जाता है। तो देवासुर का दोस्तों विग्रह होगा देव और असुर। तो दोस्तों द्वंद्व समाज। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 90 है, यथारुचि में कौन सा समाज है? तो दोस्तों यथारुचि में दोस्तों अव्ययीभाव समाज है। इसका राइट आंसर दोस्तों अव्ययीभाव। जिस समाज का दोस्तों प्रथम पद अव्यय होता है दोस्तों उसे अव्ययीभाव समाज कहते हैं। अब इसमें दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग किया था, यथा प्रति, ये दोस्तों उपसर्ग है। तो दोस्तों ये थी टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों आई होप यू आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप से एक बार विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।